हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी और पीबी नोटिफिकेशन आउट पे आउट करते जा रहा है और हमें उसी का टारगेट प्लान करते हुए आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते चलना है। और हम ये सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी की बात करिए या पीईबी की बात करिए, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है ना एमपीजीके का होता है। और एमपीजीके एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप सिलेक्शन की ओर करीब नजर आते दिखाई देते हैं। सो गाइस, हम भी पीवी का पैटर्न उठा लें या एमपीपीएससी का पैटर्न उठा लें, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस ही पूछता है। सो हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करते हुए उससे रिलेटेड अदर टॉपिक भी तैयार करते हुए हम अपने एमपीजीके का कोर्स पूर्ण करेंगे। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स की खोज की गई? अब हम सबसे पहले भीमबेटका के बारे में जानेंगे कि भीमबेटका है क्या चीज। जो भीमबेटका है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 55 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन में स्थित है। भीमबेटका शैलाश्रय से, जैसे कि हम जानते हैं, रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जो गुफावासी रहते थे उन्हीं की रोजमर्रा का दैनिक दैनिक जीवन जो जीते थे वो उन्हीं का वृत्तांत है। भीमबेटका शैलाश्रय की खोज स्वर्गीय डॉक्टर वीएस वाकणकर के द्वारा सन 1957 और 58 में की गई थी। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया हुआ है वीएस वाकणकर, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है एमपीजीके का। ये जो दो नाम है, एक एचडी संकलिया और वीएस वाकड़कर, हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया जाता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। जी हाँ, वीएस वाकड़कर। तो भीमबेटका की खोज वीएस वाकड़कर ने सन 1957 और 58 में खोजा था। भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं हैं और जो गुफाएं बनी रहती हैं उनमें, जैसे हमारी ये गुफाएं दी हुई हैं, गुफाओं में जो गुफावासी रहते थे तो वो जो दैनिक जीवन उनका रहता था, जैसे कि आखेट करना, युद्ध करना, शिकार करना, धार्मिक जीवन, वो सब चीजें क्या चित्रित हैं, गुफाओं में चित्रित है। तो उसी के लिए ये फेमस है। भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2003 ने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। सो गाइस, इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है? सबसे पहले हम पाषाणिक स्थल के बारे में जानेंगे कि ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है जिसमें तांबे का, और पाषाण जानते हैं आप क्या होता है? पाषाण मीन्स पत्थर, तांबे और पत्थरों का खोज हो गई थी। तो कायथा, कायथा बहुत ही फेमस नाम है हमारा, इसे भी वीएस वाकड़कर ने खोजा था सन 1964 में। सो गाइस, दो नाम तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक भीमबेटका और एक कायथा। किसके द्वारा खोजा गया था? वीएस वाकड़कर के द्वारा। तो हमारा ताम्र पाषाणिक स्थल है कायथा। कायथा कहाँ? उज्जैन के पास है। एक सिंध नदी जो बहती है उसके किनारे ये बसा हुआ स्थल है कायथा। कायथा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसी के साथ साथ नाबदा टोली जो कि मालवा में है, एरड़ जो कि सागर में है, मझगमा, मनगवा, ये सब एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो हम जानते हैं कि जब कायथा, नाबदा टोली और एरड़ ये सब ताम्र पाषाणिक स्थल है तो इसमें जो जोरवे है
वो ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन क्या है, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि चंदेरी क्यों फेमस है। तो आप सभी जानते होंगे चंदेरी क्यों फेमस है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए फेमस है। जी हाँ, चंदेरी को साड़ी का जीआई टैग दिया गया है। और चंदेरी कहाँ आता है? हमारे अशोकनगर में आता है। ठीक है, अशोकनगर जिले में हमारा चंदेरी आता है। तो इसमें जो मदरसे की बात की गई कि 15वीं सदी में जो निर्मित मदरसा है उसे उजर नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हमारा जो ऑप्शन ए है उजर, उस नाम उजर नाम से जाना जाता है। अब ये उजर क्या है? उजर एक कुलपति थे। कुलपति को सल्तनत कालीन में आलिम कहा जाता था, है ना। तो उजर एक कुलपति थे, एक मदारिस थे, एक शिक्षक थे सल्तनत काल के टाइम पे। तो जो हमारे मालवा के सल्तनत थे महमूद खिलजी, उन्होंने इस मदरसे का निर्माण करवाया था और बहुत भव्यता के साथ करवाया था। उजर का मकबरा बनवाया गया था। जी हाँ, जो उजर हमारे मदारिस थे उनका एक मकबरा बनाया गया था। और ये एक मानक भ्रम कहा जा सकता है कि एक भ्रम है कि मकबरा था कि मदरसा था। हालांकि ये एक मकबरा था। इसके आसपास क्या कई मदरसे थे, इसलिए इसे एक मदरसे के लिए कहा जाता है। ये इसमें एक बहुत बड़ा हॉल था, बरामदा जिसे कहा जाता था। और इसमें 3 गेट थे। जो एक मेन गेट था उसके ऊपर जालियां थी और नक्काशीदार जालियां थी। काफी अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ये खंडहर के रूप में हो गया है। तो चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को हम उजर नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? हरदा, जी हाँ हरदा। हरदा हमारा किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? हरदा हमारा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये हरदा हमारा होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो हरदा में एक हांडिया है। हरदा में एक हांडिया है जहाँ पे तेली का सराय स्थित है। तेली का सराय क्या होता है? मुगल कालीन में वैभव का प्रतीक माना जा रहा था। ये मतलब एक वास्तु सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये 16वीं 17वीं शताब्दी का ये बनाया गया था तेली का सराय, जिसे एक तेली सेठ के द्वारा निर्मित किया गया था, बनवाया गया था। इसलिए इसे तेली की सराय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सायाजी द्वार कहाँ स्थित है? जी हाँ, सायाजी द्वार। द्वार से हमें समझ में आता है गेट। ठीक है, हम जानते हैं कि इंदौर में सायाजी बहुत बड़ा होटल है, भोपाल में भी बहुत बड़ा होटल है, और रीवा में सायाजी करके कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो सी आंसर आता है देवास। तो सायाजी द्वार जो है ना, देवास में स्थित है। जो सायाजी द्वार है वो देवास जो ऐतिहासिक केंद्र है, देवास का जो ऐतिहासिक केंद्र है और जो शहर की गतिविधियां है ना, उस द्वार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट को कहिए बहुत ही प्यारा स्थल है। आप यकीन मानिए कि आप जब कभी भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मानसिक और शांति मिलेगी। चित्रकूट हमारे ऑप्शन ए सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट फेमस है रामायण काल से ही, क्योंकि यहाँ पे राम जी ने अपने वनवास के 11.5 साल बिताए थे। और यहाँ पे आपको रामघाट दिख जाएगा। यहाँ पे धार्मिक आस्था बहुत जुड़ी हुई है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हुआ था। जी हाँ, इसलिए ये बहुत फेमस है। यहाँ पे पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है, इसलिए यह फेमस है। तो हमारा आंसर क्या होगा?
सतना में। तो चित्रकूट हमारा सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल और मदन महल किला किस जिले का पर्यटन स्थल है? सो गाइस, ये सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारा पर्यटन स्थल किस जगह पे है। तो हम जानते हैं कि हमारा अपना शहर जबलपुर शहर है, वहां पर स्थित है। जबलपुर को हम सांस्कृतिक शहर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो धुआंधार फॉल है, पर्यटन के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लेस है। सभी लोग जाइए, घूमिए इधर पे जबलपुर में, और आप यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छा प्लेस है। और मदन महल किला, मदन महल किला राजा गोंड राजा, जो गोंड शासक थे हमारे मदन सिंह जी, उन्होंने मदन महल किले का निर्माण किया था। और ये जो मदन महल किला है ना, ये जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। तो राजा मदन शाह ने इस पे एक किला बनवाया था। इस किले में अधिकांशतः एक चौकी बनी हुई, जैसे फौज में बैरक वैरक बने रहते हैं ना, वैसे इसमें चौकियां बनी हुई थी। तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब राजा के साथ इसमें सेना भी थी। फिर हमारा आता है रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो रानी दुर्गावती, हमारी जो गौड़ शासिका रानी दुर्गावती थी, उनके स्मारक में 1964 में निर्माण किया गया था। इसके म्यूजियम के रूप में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का प्राचीन शहर कहाँ स्थित है? बाघ, बाघ नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाघ भाई बाघ। बाघ क्या है? बाघ बाघ जानवर है क्या? नहीं नहीं, बाघ एक शहर का नाम है, एक नगर का नाम है। तो बाघ का जो प्राचीन शहर था, इंदौर के पास है, धार है। इंदौर के पास एक धार जिला है, उसमें बाघ का एक शहर स्थित है। जो बाघ है, बाघ शहर है, और इंदौर लगभग लगा हुआ है। सो बाघ क्यों फेमस है? इसमें गुफाएं हैं, इसमें गुफाएं हैं, और पहले 9 गुफाएं थी, अब 5 गुफाएं बची हुई हैं। और जो गुफाएं थी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं थी। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था, जब बौद्ध धर्म आया था, तब इस गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इस मतलब बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, जो कि इंदौर के पास धार जिले में स्थित है। 1818 में इसकी क्या की गई? खोज की गई। चौथी और 5वीं सदी में इसका क्या माना जाता है? निर्मित माना जाता है। बौद्ध धर्म को दर्शाती है। लेकिन पहले तो 9 गुफाएं थी, लेकिन अब मात्र 5 बची हुई हैं। कहते हैं जब बौद्ध धर्म से ये जब संबंधित था, तब तक यहाँ बहुत चहल पहल थी। जैसे ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया। और जब गुफाएं खाली हैं, पहले तो इतना शहर रहता नहीं था, जब आना जाना किसी का नहीं है, तो जाहिर सी बात है जानवर आके रहने लगे थे। तो इन गुफाओं में बाघ रहने लगे थे, इसलिए इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ा, और बाघ का गुफाओं के नाम से इस शहर का नाम बाघ पड़ा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो विदिशा, विदिशा, रायसेन, ये सब तो हमारे माइंड में एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और आगे आने वाले समय में हम माइंड मैप के जरिए हम ये जानेंगे कि हमारे उत्तर में क्या है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। ये विदिशा, रायसेन, ये सब हमारे माइंड में ऐसे घूमेंगे कि अरे विदिशा में ये सब चीजें हैं, रायसेन में ये सब चीजों के लिए फेमस है। तो विदिशा में क्या है? उदयगिरी। और रायसेन में क्या था? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं थी। लेकिन विदिशा में क्या है? उदयगिरी की गुफाएं। तो विदिशा में स्थित उदयगिरी में हाल में 20 गुफाएं स्थित हैं। जो 19 और 20 गुफाएं ना, 19 और 20 है, तो जो 20वां नंबर है और जो हमारा
पहले नंबर का गुफा है, वो जैन धर्म से संबंधित है। मैं बाघ की गुफाओं में एक बात बताना भूल गई, तो जो बाघ की गुफा है ना, हमारा जो अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है ना, उसी की तर्ज पे बनाया गया था। अब हमारा उदयगिरी की जो गुफाएं आते हैं, उदयगिरी की गुफाओं में तो ये 20 गुफाएं तो हैं। गुफा मतलब गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4, ऐसे कर करके 20 गुफाएं हैं। तो पहला नंबर और 20वां नंबर जैन धर्म से संबंधित है। और यह जो गुफाएं हैं छोटे छोटे कमरों में बनाया गया है, छोटे छोटे कमरों में बनाया गया है। और इसमें भी साथ में कई जगह मूर्तियां भी उत्कीर्ण कर दी गई है। और अधिकांश जो गुफाएं मूर्ति विहीन है, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो जो हमारा चंबल, चंबल नाम से ही फेमस चंबल की घाटी, तो चंबल की घाटी में जो अटेर दुर्ग है, ऑप्शन बी भदौरिया राजा बदन सिंह, राजा बदन सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को, अटेर दुर्ग का प्राचीन नाम देवगिरी दुर्ग था। यह चंबल के उत्तर, चंबल नदी जो है उसके उत्तर के ऊंचाई पर स्थित है और बहुत सुंदर निर्मित है, बहुत सुंदर है। यह हिंदू और मुगल का स्थापत्य कला का नमूना है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आगे आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस होगा हमारे माइंड में आता जाएगा और उससे रिलेटेड टॉपिक हम करते जाएंगे। एमपी अब हमारे दिल में बसेगी, दिमाग में बसेगा, क्योंकि हमें करना है एमपी जी के तैयार। एमपी जी के तैयार करके हमें सिलेक्शन लेना है। आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम चैनल पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी अगर हम मौका गंवाते हैं तो आने वाले 4 साल, 5 साल, इन सभी सालों में हम नहीं जानते कि अब हम कब एग्जाम देंगे, कब भर्ती आएगी। हो सकता है हम ओवर एज हो जाएं, हो सकता है भर्ती आए भी कि नहीं आए। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जी जान लगाकर एकजुट हो जाइए। हम सभी आपस में एकता बनाकर पढ़ेंगे और कोई एक पोस्ट लेकर रहेंगे। धन्यवाद।